हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। चलो फ्रेंड्स, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले गुलाम वंश के बारे में। मैं गुलाम वंश के शुरुआती शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इनके बारे में पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उन क्लासों को ज़रूर देखें, क्योंकि हम जो अब आगे आने वाला मैटर पढ़ेंगे उनके अंतर्गत बैकग्राउंड से जुड़े कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप हमारी पिछली क्लासों को ज़रूर देखिए। चलो दोस्तों, हमने पिछली क्लास के एंड में बात कर रहे थे मोइनुद्दीन बरहम शाह के बारे में, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स पढ़ ली थी, लेकिन मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल बताना चाहता हूँ। आप ये ध्यान रखना, बरहम शाह के शासनकाल में, जिसका शासनकाल 1240 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1242 ईस्वी में इसका एंड होता है। ध्यान रखना, बरहम शाह के शासनकाल में लाहौर के ऊपर सर्वप्रथम मंगोलों का आक्रमण हुआ। किनका आक्रमण हुआ दोस्तों? मंगोलों का आक्रमण हुआ। ये हुआ 1241 ईस्वी में। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौर पर सर्वप्रथम मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो ध्यान रखना मोइनुद्दीन बरहम शाह के शासनकाल में 1241 ईस्वी में क्या हुआ? मंगोलों का आक्रमण हुआ। इससे पहले दोस्तों हम मंगोलों के आक्रमण से संबंधित कुछ डिस्कस कर चुके हैं, वो ध्यान रखना। वैसे तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, मंगोलों का सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ, कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, ये सब चीज़ें हम थोड़ा डिटेल से पढ़ें दोस्तों। तो ध्यान रखना, इल्तुतमिश के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। यह हुआ 1221 ईस्वी में। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगोलों का भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसके शासनकाल में किया गया, तो ध्यान रखना इल्तुतमिश के शासनकाल में किया गया, 1221 ईस्वी में किया गया। लेकिन कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जो मंगोलों का आक्रमण हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ, तो ध्यान रखना, जो मंगोलों का आक्रमण हुआ वो चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको केवल और केवल लाहौर पर मंगोलों के आक्रमण के बारे में क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना बरहम शाह के शासनकाल में हुआ। यदि आपको भारत पर सबसे पहले मंगोलों के आक्रमण के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में 1221 ईस्वी में किया गया। यहाँ तक मैंने मोइनुद्दीन बरहम शाह के शासनकाल के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया। इसके बाद आगे आने वाले शासकों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद आने वाला जो शासक था उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या है दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद। इसका शासनकाल है दोस्तों 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी। मैंने आपको बताया इसके बाद में बरहम शाह के बाद में एक शासक और आया, लेकिन उसके बारे में हमें कोई खास जानकारी है नहीं, क्योंकि इतिहास में उनके बारे में कोई घटनाएं घटी भी नहीं इम्पोर्टेंट। इसके बाद वाले शासक के बारे में पढ़ेंगे, नासिरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक माना गया दोस्तों। अब बात करें नासिरुद्दीन जो महमूद था वो था कौन, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये एक तुर्कों की इल्बारी जनजाति से था। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बता दिया है कि गुलाम वंश में शासन करने वाले सभी शासक केवल और केवल, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल और केवल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश में शासन करने वाले सभी शासक तुर्कों की इल्बारी जनजाति से था। मैंने इसके बारे में पहले डिटेल से पढ़ा दिया है दोस्तों। बात करें, तुर्कों की इल्बारी जनजाति से था, लेकिन ये पुत्र किसका था? ध्यान रखना, ये इल्तुतमिश का पुत्र था दोस्तों। अब दोस्तों बात करें इल्तुतमिश का पुत्र था। इस इल्तुतमिश के शासनकाल के बाद में रजिया इसके
उत्तराधिकारी बनी इल्तुतमिश की, लेकिन ये उस समय क्यों नहीं बना, ध्यान रखना ये एक अयोग्य शासक था, लेकिन ये 1246 ईस्वी में शासक बना, वो ध्यान रखना दोस्तों बलबन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बलबन की सहायता से ये 1246 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की पे। ध्यान रखना, ऐसा बोला जाता है दोस्तों जो नासिरुद्दीन महमूद था ये बिल्कुल शांत स्वभाव का शासक था और धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था, इसीलिए ध्यान रखना नासिरुद्दीन महमूद, इसके बारे में आप ध्यान रखना। नासिरुद्दीन महमूद को शांत स्वभाव के होने के कारण बोलो या साधारण स्वभाव के होने के कारण भारतीय इतिहास में दरवेश के नाम से, एक दूसरे नाम से, किस नाम से, दरवेश के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का भेजा हुआ दूत। ध्यान रखना नासिरुद्दीन महमूद के बारे में मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी कि इसको इतिहास में और किस नाम से जाना जाता है। याद रखना इसे इतिहास में दूसरे नाम से जाना जाता है, दरवेश के नाम से, जिसका मतलब होता है अल्लाह का भेजा हुआ दूत। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों बलबन ने क्या किया। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ऐसा बोला जाता है बलबन एक उच्च पद पर कार्य करता है और ये जो नासिरुद्दीन महमूद है वो अपनी संपूर्ण वास्तविक शक्तियाँ बलबन को दे देता है। ध्यान रखना बलबन एक ऐसा शासक था जिसने पूरे शासनकाल में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया, ये केवल और केवल नाम मात्र का शासक था। ध्यान रखना इस चीज़ का। बलबन ने क्या किया, इनकी जो वास्तविक शक्तियाँ थी ना शासनकाल में, जो इनके शासनकाल में चल रही थी, उनका उपयोग करने के लिए बलबन ने अपनी पुत्री, ध्यान रखना अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया, नासिरुद्दीन महमूद से। जैसे इसका विवाह करवाता है क्या होता है, महमूद साहब होते हैं कि इसको अपने शासनकाल की संपूर्ण वास्तविक शक्तियाँ इसको दे देते हैं और बोलते हैं कि तू शासन कर, मैं केवल और केवल नाम मात्र का शासन करूँगा। इसके बाद में बात करें दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। मिनहाजुद्दीन, ध्यान रखना मिनहाजुद्दीन सिराज ने इसे एक संज्ञा दी। इसने बोला कि दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहे शासकों में सबसे आदर्श सुल्तान की उपाधि किसे दी दोस्तों, ध्यान रखना मिनहाजुद्दीन सिराज, जिसने तबकाते नासिरी की रचना की थी। ये इसी के दरबार में एक काजू हुआ करता था। ध्यान रखना दोस्तों, इसने इसे बोला कि दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहे सभी शासकों में ये आदर्श सुल्तान, ध्यान रखना आदर्श सुल्तान की उपाधि किसे दी गई, नासिरुद्दीन महमूद की। ध्यान रखना इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें फ्रेंड्स। तो इसके बाद में हम चर्चा करेंगे बलबन के बारे में। बलबन का नाम आप दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, ये बहुत खतरनाक शासक था दोस्तों। इसके बारे में चर्चा करें दोस्तों, किसके बारे में, ध्यान रखना बलबन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है इसका, बलबन का। इसके शासनकाल के बारे में डिस्कस करें तो 1265 ईस्वी, कब से दोस्तों, 1265 ईस्वी से 1227 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अब बात करें बलबन का जो बचपन का नाम था, जो बोलो आप वास्तविक नाम बोलो, वो ध्यान रखना बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इसे बचपन का नाम था। और इसके भी बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो ध्यान रखना ये भी एक इलवारी जनजाति से था। अब दोस्तों इसके बारे में बात करें बलबन था कौन। वैसे तो ये दास ही था दोस्तों, ये इल्तुतमिश के शासनकाल से पहले से चलता आ रहा है इसका नाम। लेकिन ध्यान रखना इल्तुतमिश ने 40 दल, चेहलगानी नाम सुना होगा आपने, 40 सरदारों का दल बनाया, उसका ये एक सदस्य था। ध्यान रखना 40 दल में जितने 40 सरदार थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनमें बहुत शक्ति थी दोस्तों, वो दिमाग से काफ़ी शातिर थे और ताकतवर भी थे। उन्हीं सदस्यों में से एक नाम था बलबन। ध्यान रखना दोस्तों, बलबन ने क्या किया, इल्तुतमिश के अरमानों पर पानी फेरते हुए क्या किया,
चालीसा दल। क्या दोस्तों? चालीसा दल। इसको क्या किया दोस्तों, ये ख़त्म कर देता है। अब इसके पीछे की कहानी सुनो कि इसने चालीसा दल के जो ख़त्म किया, चालीसा दल को इसने क्यों ख़त्म किया। ध्यान रखना, ये एक उसी दल का सदस्य था। इसे पता था कि 40 सरदारों के दल जो इल्तुतमिश ने संगठन बनाया वो बहुत सोच समझकर बनाया था, बहुत शक्तिशाली लोगों को बनाया था। इसलिए यदि उन 40 सरदारों में से मैं हट गया, 39 सरदार बचे, वो 39 सरदार मिलकर मुझे कभी भी शासन से हटा सकते हैं। इसीलिए इसने ध्यान रखना एक नीति का प्रयोग किया। शासन संचालन की एक नीति थी, लौह रक्त नीति। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि लौह रक्त की नीति को अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो था बलबन। इसने लौह रक्त की नीति क्या थी दोस्तों, सुनो। लौह रक्त की नीति ये थी कि इस नीति के तहत जो भी व्यक्ति बलबन के खिलाफ बोलता था उसे वहीं तलवार से अलग कर दिया जाता था। दोस्तों इसी नीति के चलते इसने इस दल को बिल्कुल फिनिश कर दिया। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 40 दल का संगठन जो बना वो किसने बनाया, वो ध्यान रखना इल्तुतमिश ने बनाया था। जबकि इसको खंडित करने वाला शासक था तो वो ध्यान रखना बलबन था। दोस्तों इसी बीच क्या करता है दोस्तों, ये इसको ख़त्म करता है, अपने सैन्य संगठन में सुधार करते हुए क्या करता है दोस्तों, अयोग्य सैनिकों को तो पेंशन देकर घर भेज देता है और योग्य सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करता है ताकि उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। ध्यान रखना, इसने अपने शासनकाल में एक प्रणाली की शुरुआत की जिसका नाम था गुप्तचर प्रणाली। गुप्तचर प्रणाली, सर्वप्रथम गुप्तचर प्रणाली लागू करने वाला शासक कौन था दोस्तों, ध्यान रखना, वो था बलबन। ये प्रणाली क्या है दोस्तों, गुप्तचर प्रणाली के तहत इसने ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जो उसके शासनकाल में गुप्तचर, गुप्त गु होने वाली जो भी बातें थी वो इस तक पहुँचाया करते थे। गुप्तचर प्रणाली में नियुक्त किए गए लोग, ध्यान रखना, क्योंकि इसे पता था कि मैं एक लौह और रक्त नीति पर चलने वाला शासक हूँ, मेरे खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकता है। इसलिए इसने गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत करते हुए योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन इसे मिल सके। ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद बात करें दोस्तों, जो बलबन था इस पर ईरानी, ध्यान रखना, ईरानी प्रथाओं का काफ़ी प्रभाव था। बोले तो इस पर ईरानी प्रथाओं का काफ़ी प्रभाव था। इसीलिए ध्यान रखना, इसने अपने शासनकाल में दो ईरानी प्रथाओं को लागू किया। वो थी, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, कई बार दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम थी सिजदा, दूसरी थी पैबोस या पेबोस, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। ये प्रथाएं क्या थी दोस्तों, ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले बलबन ने ईरानी प्रथाओं को अपने शासनकाल में लागू किया, जिनका नाम था सिजदा, एक का नाम था पैबोस। ये ध्यान रखना, इस जो प्रथाएं थी वो थी क्या, समझने की एक बार कोशिश करना आप। जो सिजदा थी इसका अर्थ था सम्राट के सामने झुकना, और पायबोस का मतलब होता था सम्राट के पैरों को चूमना। ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका अर्थ क्या है। सिजदा का मतलब होता है सम्राट के सामने झुकना, पायबोस का अर्थ होता है दोस्तों सम्राट के पैरों को चूमना। ध्यान रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बलबन जो था इसकी जो घटनाएं हैं उनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट तवज्जो दीजिए दोस्तों। अब इसी के बारे में आगे और चर्चा करें दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना, जो बलबन था, बलबन के बारे में एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है हबीबुल्लाह। उन्होंने इनके शासनकाल के बारे में बोला कि इनका शासनकाल जो था वो सुदृढ़ीकरण माने विकास
सुधार का जो शासनकाल था इनका, ध्यान रखना, हबीबुल्लाह एक इतिहासकार थे जिन्होंने बोला कि इनका शासनकाल सुदृढ़ीकरण का शासनकाल था। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, बलबन ने क्या किया, फारसियों के नव वर्ष त्यौहार नौरोज का सर्वप्रथम प्रचलन शुरू किया। ध्यान रखना, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया कि फारसियों के नव वर्ष नौरोज त्यौहार का सर्वप्रथम प्रचलन शुरू किसने किया, तो ध्यान रखना वो था बलबन। अब आगे इसी के शासनकाल के बारे में बात करें दोस्तों, इसने अपने संपूर्ण, क्या बोल रहा हूँ मैं, संपूर्ण साम्राज्य को इसने दो भागों में डिवाइड किया। एक तो पूर्वी साम्राज्य, एक पश्चिमी साम्राज्य। अब क्या हुआ दोस्तों, इसने दो भागों में विभाजित किया। उनका कारण क्या था दोस्तों, ध्यान रखना, बलबन के दो पुत्र थे, एक का नाम था मोहम्मद खां और दूसरे का नाम था बुगरा खां। इसने क्या किया, अपने संपूर्ण साम्राज्य को दो भागों में विभक्त किया, पूर्वी साम्राज्य और पश्चिमी साम्राज्य। इनका पूर्वी साम्राज्य का जो शासक बनाया इसने बुगरा खां को बनाया। बुगरा खां को बोल दिया कि आप पूर्वी साम्राज्य को संभालो। बुगरा खां और जो पश्चिमी साम्राज्य था उसका जो नेतृत्व किया वो, ध्यान रखना, मोहम्मद खां ने किया। मोहम्मद खां, इसके बारे में सुनो दोस्तों, इन दोनों पुत्रों में सबसे प्रिय पुत्र था मोहम्मद खां। इसके बारे में सुनो दोस्तों, 1286 ईस्वी, ध्यान रखना, 1286 ईस्वी में एक आक्रमण हुआ, मंगोल आक्रमण। ऐसा बोला जाता है दोस्तों, मंगोल आक्रमण हुआ 1286 में, जिसमें मोहम्मद का मारा गया। इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ये मारा गया ऐसा बोला जाता है बलबन अपने आप में बहुत टूट चुका था। ऐसा बोला जाता है कि बलबन एकांत में जाकर, वैसे तो एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति था, लेकिन ये एकांत में जाकर फूट कर रोया करता था, ऐसा बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना, अपने दरबार में ये हमेशा सतर्क रहता था, किसी प्रकार की हलचल नहीं होने देता था। जो इसके विरुद्ध जाता था उसे लौ और रक्त नीति के चलते उसी को वहीं समाप्त कर दिया जाता था। इसका काम निपट गया कब, 1286 ईस्वी में। ध्यान रखना, 1287 ईस्वी में बलबन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ध्यान रखना, बलबन की मृत्यु के बाद इसके पुत्र, शेष बचे पुत्र बुगरा खां को शासन पर नहीं बिठाया गया और इसके पोते, ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इसके पुत्र बुगरा खां को शासन नहीं संभालने दिया गया और इसके पोते केकूबाद इसे शासन पर बिठाया गया, जबकि बुगरा खां को इससे वंचित कर दिया गया। क्यों, बुगरा खां भी एक अयोग्य शासक था, ये भी एक अयोग्य शासक था, लेकिन इसने शासन करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। ऐसा बोला जाता है दोस्तों, केकूबाद की भी 1.5 साल बाद, अपने जैसे ये शासन करने बैठता है 1287 में, 1.5 साल बाद ऐसा बोला जाता है कि केकूबाद को भी लकवा बीमारी ले जाती है। इसका मतलब क्या हुआ है, ये भी निपट गया 1.5 साल बाद। इसके बाद ऐसा बोला जाता है तुर्क अमीरों ने मिलकर क्या किया, इसी का पुत्र था जिसका नाम था क्यूमर्स। ध्यान रखना, ये क्यूमर्स बहुत गजब का क्वेश्चन बना के जाएगा। गुलाम वंश के यदि अंतिम शासक के बारे में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। क्यूमर्स को क्या करता है दोस्तों, बलबन के शासनकाल में एक उच्च पद पर कार्य करता है जिसका नाम है दोस्तों फिरोज खिलजी। ये जलालुद्दीन, ध्यान रखना,
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि बलबन के शासनकाल में एक उच्च पद पर कार्य किया करता था, इसने क्या किया, ये अयोग्य शासक था, ये भी अयोग्य था, ये भी अयोग्य था और ये भी अयोग्य था। इसीलिए इसने ध्यान रखना 1290 ईस्वी में, कब रे, 1290 ईस्वी में इसकी हत्या करता है। और इसकी हत्या के साथ में ख़त्म किसको करता है, ध्यान रखना, गुलाम वंश को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है और एक नए वंश की नींव रख दी जाती है जिसका नाम है खिलजी वंश। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया कि गुलाम वंश पर शासन करने वाले अंतिम शासक का नाम है क्यूमर्स, उसकी हत्या की गई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। अरे यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश की नींव रखने वाला शासक कौन था, तो वो था फिरोज खिलजी। ध्यान रखना, जो इसने खिलजी वंश की स्थापना की ना, उसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से, खिलजी क्रांति के नाम से। अब ये खिलजी क्रांति क्या थी दोस्तों, हम इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लास में। आई होप यू कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और अगली क्लास की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।